हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं रवि पाटिल सर आप सभी का बच्चा एजुटेक में स्वागत करता हूं। तो चलो अगले लेक्चर में चलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। बड़ा अच्छा टॉपिक है और बहुत डिटेल में धीरे धीरे आराम से आपको स्केलर और वेक्टर का मीनिंग समझाया गया था। स्केलर्स का मीनिंग होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर्स का मतलब होता है जिनको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। वेक्टर अलजेब्रा में हमें इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब बातें अच्छे से समझनी है। तो हमने यहाँ पर कहीं तो भी एडिशन के बारे में शुरुआत भी की थी। एडिशन के बारे में हमने शुरुआत की थी। एडिशन और केस नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा था। केस नंबर फर्स्ट बहुत सारे लोगों को दिमाग में क्वेश्चन मार्क भी बन गया कि ऐसे कैसे हुआ। कहीं तो भी वेक्टर्स आर पैरेलल वर्ड को यूज करके आपने ऐसे लिखा था कि जब हम एक वेक्टर इधर 5 न्यूटन होता है, फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम जब कभी 5 न्यूटन फोर्स इधर लगाते हैं, 6 न्यूटन फोर्स इधर लगाते हैं, तो रिजल्टेंट जो होता है वो F1 और F2 के एडिशन होता है। तो F1 प्लस F2 यानी कि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में 11 न्यूटन आएगा। फिर हमने सेकंड बात ऐसी की थी कि मान लो कि इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स हो और इस डायरेक्शन में कहीं तो भी 6 न्यूटन फोर्स हो। जब ये अपोजिट डायरेक्शन होती है तो रिजल्टेंट यहाँ पर कहीं तो भी 6 माइनस मतलब F2 माइनस F1 हो जाता है ना। ये F2 है, ये F1 है और रिजल्टेंट फोर्स इतना आ गया। तो हमने यहाँ पर बोला था कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 न्यूटन ओनली। तो चलो ये जो बात थी इसको हम बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए। आज हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना है, जरा डिटेल में समझना है इस बात को बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। देखो, मान लीजिए कि एक बड़ा सा बॉक्स है। मान लीजिए कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स का कुछ वेट होगा, जो भी XYZ वेट है इसको। अब ये सवाल है कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स मुझसे यहां से यहां मूव नहीं हो रहा। मतलब मैं इस बॉक्स को इधर से यहां पर सरकाना चाहता हूं, लेकिन मैं उसको नहीं सरका पाता, मैं उसको मूव नहीं कर पा रहा। यहां कहीं तो भी इस सरफेस पे इस बॉक्स की नई वाली पोजीशन में ये चाहता हूं कि ये बॉक्स यहां होना चाहिए, लेकिन इस बॉक्स की ये वाली पोजीशन करने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया 6 न्यूटन, लेकिन ये बॉक्स अपनी जगह से मूव नहीं करता। क्यों नहीं मूव कर रहा? मतलब मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, इसीलिए शायद मैं उसको मूव नहीं कर पा रहा। तो मैंने किसी को बोला आप मुझे हेल्प करो, तो सामने वाला मुझे हेल्प करता है और हेल्प करते वक्त वो यहाँ से एक और फोर्स लगा देता है 5 न्यूटन। हो सकता है उसमें मुझसे थोड़ी कम ताकत है, लेकिन सोचो कि यहां से 6 न्यूटन फोर्स लगाया, यहां से 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो 6 न्यूटन फोर्स और 5 न्यूटन फोर्स यानी कि हम दोनों ने मिलकर इस बॉक्स पर टोटल 11 न्यूटन फोर्स लगाया। तो जो पर्सन मेरी मदद कर रहा है उसको, उसकी ताकत, उसका फोर्स मुझसे कम होने के बावजूद हम हमारे मिशन में कामयाब हो गए। हमने उस बॉक्स को वहां पे मूव कर दिया। कैसे? दो पैरेलल फोर्सेस एक दूसरे को ऐड होते हैं। दिस इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन इन दिस केस व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन अगर कोई पागल होता तो मैंने कहा मैं बॉक्स को मूव नहीं कर पा रहा, 6 न्यूटन फोर्स लगा दिया, बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिल रहा, तो वो बंदा बोला मैं भी मदद करता हूँ, चलो 5 न्यूटन फोर्स मैं इधर से लगा। तो आप सोचो, मैं इधर से धक्का दे रहा हूँ, पहले तो इस फोर्स से वो नहीं हो रहा और उस बंदे ने इधर साइड में फोर्स लगा दिया। टोटल इस बॉक्स पर कितना फोर्स लगा? ओनली 1 न्यूटन। 11 न्यूटन 1 न्यूटन। देखो आप कंपैरिजन। अरे भाई, ये मेरी मदद नहीं, उल्टा ये तो मेरा दुश्मन बना फिर रहा है यहाँ पे। इसने इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाया तो मदद थोड़ी हुई, उल्टा ये बॉक्स अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रहा है। जब पैरेलल होते हैं वेक्टर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तब एक
दूसरे को सब्ट्रैक्शन बनाते हैं, यानी कि हम ये बात ऐसे लिखेंगे। इस ये जो दो बड़ी सी लाइन निकाली है ना, इसका मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड बोलते हैं वैसे तो हम, लेकिन ये कब यूज किया जाता है भाई? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि F2 बड़ा है F1 छोटा है, कभी कभी ऐसा होगा कि F2 छोटा है F1 बड़ा है, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। तो ये वाली बात हम सबको समझ में आई कि जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तब अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो उन दोनों में सेम फोर्स लगता है, दैट इज नथिंग बट एडिशनल फोर्स, और आंसर भी उसी डायरेक्शन में आ जाता है। लेकिन जब कोई दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं लेकिन पैरेलल होते हैं, तब हम कहीं तो भी इस तरह से कंडीशन होती है। ठीक, चलो अब केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड ध्यान से समझ लो, बिल्कुल ऐसे कोटा वाली फीलिंग आनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए हम कोटा में पढ़ रहे हैं, राजस्थान में पढ़ रहे हैं, इतनी डिटेल में हमारी पढ़ाई होनी चाहिए यार। तो चलो, when vectors are not parallel, अब क्या होगा अगर वेक्टर पैरेलल नहीं होते तो? जब वेक्टर्स पैरेलल नहीं होते हैं तो क्या होगा? यानी एक फोर्स इस डायरेक्शन में है F1, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में है F2। अब एडिशन क्या आएगी सर? देखो ये सब मैं क्या कर रहा हूँ बताया आपको, न्यूमेरिकल की तैयारी कर रहा हूँ। जो फियर है ना आपके दिमाग में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करता है, सारा निकाल दूंगा, बहुत अच्छे से समझ लो। और इन दोनों में कुछ ना कुछ एंगल है, दैट इज नथिंग बट थीटा। तो जब वेक्टर पैरेलल नहीं होते हैं तब इनके वेक्टर एडिशन के कुछ रूल्स होते हैं। उसमें का पहला रूल, रूल नंबर वन बोलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ बोलता है मान लो कोई वेक्टर ऐसा हो, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में फोर्स है, 6 न्यूटन इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो यहां पर जो फोर्स होगा वो 11 न्यूटन होगा इस डायरेक्शन में। बात समझ में? यानी कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन से, मतलब आप ऐसे सिंपली सोचो, मान लो ये फोर्स मैं निकाल देता हूं, मान लो कि ये कहीं तो भी आपके घर जाने के रास्ते है, आप ऐसे जाके ऐसे जाओ क्या, सीधा गए क्या, एक ही बात। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये वाली क्वांटिटी F1 और ये वाली क्वांटिटी F2, तो रिजल्टेंट अल्टीमेटली F1 प्लस F2। सिंपल। अच्छा ऐसा होता है क्या सर? यस, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Triangle law of vector addition, when two forces are represented by two sides of triangle in magnitude as well as direction, in magnitude as well as direction, when two forces are represented by two sides of triangle in magnitude as well as direction, then the third side of triangle gives value of resultant force in magnitude as well as direction. अरे वाह, बहुत बढ़िया यार, बहुत मजा आ गया। तो ये क्या है? ये है स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम सब ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। वो मतलब कि अगर हम ऐसे जाके ऐसे जाएं या डायरेक्ट
चले जाएं, एक ही बात होती है। सर कहीं तो भी अगर ऐसा हो जाता है कि इसकी डायरेक्शन कोई चेंज कर दे, ये रिजल्टेंट है और F1 इधर आ गया और ये F2 इधर चला गया, अगर कोई ऐसा कर दे तो क्या होगा? तो देखो एक बात हमेशा याद रखना, फिजिक्स में जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाती है। फिजिक्स में जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाती है, यानी कहीं तो भी यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगी, यानी कि F को हम F1 न लिखते हुए -F1 लिखेंगे और F2 जैसा था वैसा ही है, यानी कि ये ऐसा ही रहेगा, तो रिजल्टेंट अल्टीमेटली F2 -F1 हो जाएगा। सबको ये वाली बात समझ में आ गई है क्या? सो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत आसान है, इजी है हमें समझने के लिए भी, प्लस ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि जब वेक्टर्स पैरेलल नहीं होते तब वेक्टर एडिशन के कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें का रूल नंबर 1 है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से अगर हम ऐसे जाके ऐसे जाएं या डायरेक्ट जाएं, एक ही बात है, यानी कि R is equal to F1 plus F2। This is called triangle law of vector addition। अच्छा ठीक है सर, तो चलो ये वाली बात हमको समझ में आ गई, क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो आप लोगों को पता है, ये पिछले लेक्चर में बताई थी, इसे यहाँ से निकाल देते हैं और हम रूल नंबर 2 देखते हैं। सर और कौन सा रूल होता है जिसके हिसाब से हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं? तो दूसरा रूल सुन भाई, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड बोलता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब अगर एक फोर्स F1 इधर है इसकी तरह और दूसरा फोर्स इधर है F2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स अगर आपको निकालना है तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हो। जैसे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना कैसे है, तो इन दोनों फोर्सेस पे अगर पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ एडिशन ऐसे लगाना है तो देखो इधर जा रहा है, इसको पैरेलल वेक्टर यहाँ निकालो, इसको पैरेलल लाइन यहाँ निकालो। ये रूल मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इस तरह से अप्लाई किया जाता है ना। ये इसको पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दिया, इसको पैरेलल यहाँ ड्रॉ किया, क्या कंप्लीट हो गया? एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो जहां ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला पॉइंट आपको बताएगा कि ए बी सी डी नाम का एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। सो उसकी डायगोनल रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट फोर्स। अरे वाह सर, बहुत मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा है सर। इसका स्टेटमेंट भी पता है आपको? बिल्कुल। when two forces are represented by two adjacent, word important है अभी, adjacent sides of parallelogram, then their resultant force is given by diagonal। सर डायगोनल तो ये वाली भी हो सकती है सर, ये वाली डायगोनल हो सकती है? नहीं, वो वाली डायगोनल उसका नहीं बताती। तो हमें इसमें स्टेटमेंट में ही इस बात का उल्लेख करना पड़ेगा, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि कौन सी डायगोनल। पैरेललोग्राम, देन their resultant force is given by diagonal starting from start points of two vectors
ये दोनों वेक्टर के स्टार्ट पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू वेक्टर्स। सर वहां पर कहीं तो भी डायरेक्शन के बारे में बताना चाहिए था। हाँ बताना चाहिए था कि इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर। चलो इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं, बड़ा अच्छा। When two forces are represented by two sides of triangle in a magnitude as well as direction, then the third side of triangle gives the value of resultant force in magnitude as well as direction, starts from starting point of first vector and end point of second vector। देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हम देख रहे हैं ना कि पहले वेक्टर के शुरुआत से दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट तक की जो थर्ड साइड है उसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट। यहां ऐसी डायगोनल जो इन दोनों के, ये जो दोनों फोर्सेस है, इन दोनों फोर्सेस के स्टार्ट पॉइंट्स, इन दोनों फोर्सेस के स्टार्टिंग पॉइंट्स, ये देखो इन दोनों फोर्सेस के स्टार्टिंग पॉइंट, ये दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होने वाली डायगोनल, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट ऑफ टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड as well as direction। मैग्नीट्यूड भी देता है और डायरेक्शन भी देता है, यानी कि रिजल्टेंट विच इज नथिंग बट ये डी पॉइंट है ABCD का, और ये आपका फोर्स F2 है और ये आपका, सो रिजल्टेंट इज F1 प्लस F2। ठीक है, मैग्नीट्यूड इतना नहीं होता, मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग बड़ी डिटेल में ये सब चीजें समझेंगे। तो क्या समझाया सर आपने? सेकंड नंबर का रूल बताया, जिस रूल का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा हम इस चीज में माहिर होते जाएंगे, बड़े अच्छे से ये सब चीजें समझने लगेंगे। पहली बार सीख रहे हैं ना, थोड़ा नया लगेगा। देखो हार्ड नहीं है, जो भी आप इन सब चीजों को देखकर सोच रहे हो, मैं आपको बताता हूँ ये चीजें हार्ड बिल्कुल नहीं है, ये नया है हमारे लिए बस। ठीक है, तो ये चीज मैं बार बार बहुत बार ये सब चीजें आपके सामने रखता रहूंगा, रिपीट करता रहूंगा, तो आपको ये सब चीजें मेरे साथ ही याद हो जाएंगी, घर पर ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो इसको हटा देते हैं और तीसरा रूल यहाँ पे लिखते हैं। तीसरा रूल लिख दीजिए सर। तीसरा रूल क्या है? जब वेक्टर्स पैरेलल नहीं होते तब का पैरेलल होते हैं, तो बड़ी इजीली हमने यहाँ पर इस चीज को समझ लिया। वो था कि अगर वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है और पैरेलल है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये केस नंबर 1 बड़ी आसान थी। केस नंबर 2 में हमने कहीं तो भी वेक्टर्स पैरेलल नहीं हो तो क्या करना है, तो उसका पहला रूल देखा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा देखा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अलावा भी लॉ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तीसरा रूल पॉलीगॉन, पॉलीगॉन या पॉलीगोनल भी बोलते हैं इसको, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का पॉलीगोनल लॉ, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि मान लो ये एक फोर्स है F1, दूसरा फोर्स है F2, तीसरा फोर्स है F3, चौथा फोर्स है F4, इन सब की एडिशन ये रिजल्टेंट है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोल रहा था, उसके बाद में हमने वही चीज सीखी कहीं तो भी इसके बारे में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखा, और अब पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी हम देख रहे हैं। तो हमें पता चला कि कुछ फोर्सेस इस तरह से जा रहे हैं। ऐसे कैसे होता होगा कि इन सब के एडिशन ये है? जरा बड़ा डिटेल में समझाओ, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? when एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, चार फोर्स, ऐसे नहीं बोलते, नंबर ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। when number of forces are represented by
forces represented by sides of polygon, then the resultant force is given by its remaining side. बड़ा अच्छा पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर रिलेशन, यानी कहीं तो भी r की जो वैल्यू है वो है f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 सब पर कहीं तो भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमें ये वाली बात समझ में आई थी कि इन दोनों को इसको पैरेलल ड्रॉ करो, इसको पैरेलल ड्रॉ करो, ऐसे हमको मिल जाता था। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी समझ रहा था कि ऐसे जाके ऐसे जाओ या डायरेक्ट चले जाओ, एक ही बात है। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, f1 f2 रिजल्टेंट इज इक्वल टू f1 प्लस f2। यहाँ कहीं तो भी इस चीज को थोड़ा प्रूफ कर दीजिए सर, इसको थोड़ा प्रूफ करके बताओ, थोड़ा डिटेल में हमको जरा समझे, ऐसा कुछ बात करो मुझे, ठीक है। तो अगर इसका प्रूफ हम चाहते हैं तो ध्यान से देखो, मान लो कि मैं यहाँ से एक नया रिजल्टेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ कि ये P1 है, तो यहाँ कहीं तो भी A B C D और E पॉइंट के नाम दीजिए। तो क्या ABC ये एक ट्रायंगल है, और क्या इस ट्रायंगल में दो वेक्टर्स है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो यहाँ से जाओ ऐसे या ऐसे जाओ, एक ही बात है। सो फ्रॉम फिगर f1 प्लस f2 इज नथिंग बट इक्वल टू p1। अरे बहुत अच्छा। अगर p1 है, बड़ी अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, मान लो यहां से मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं, ज्वाइन कर दिया, और अगर मैंने आपको बोला कि ये एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, ये किसका है, फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ABC। अब मैं बोल रहा हूं इन ट्रायंगल ACD, दिखाई देते ACD, मतलब ऐसे ये डायरेक्शन है ना ये, तो यहां से ऐसे जाके ऐसे जाओ, है ना, यहां से ऐसे जाके ऐसे जाओ या फिर ऐसे चले जाओ, एक ही बात है ना। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही बोलते हैं। तो P1 प्लस F3 इज नथिंग बट इक्वल टू P2, ये P2 है, ओके। बट P1 कितना है, P1 है F1 प्लस F2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं F1 प्लस F2, therefore बड़ा अच्छा लगता है मुझे, therefore F1 प्लस F2 प्लस F3 इज नथिंग बट इक्वल टू P2, बड़ा अच्छा। अगर मैं बोलूं कि इन ट्रायंगल ADE, अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं, ये देखो ADE, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को अगर मैं कंसीडर करूं तो कैसा दिखाई देगा, तो ऐसा दिखाई देगा P2, ऐसे जाके ऐसे जाओ या फिर ऐसे चले जाओ, एक ही बात है। अच्छा, और P2 कितना है, P2 है F1 प्लस F2 प्लस F3, तो यहाँ पर अगर ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो R बराबर कितना हो गया, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। इसी को हम बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या सब लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई, क्या सब लोगों को ये वाली बात यहाँ पर क्लियर हो गई, कहीं तो भी ये चीज बड़ी अच्छी है। तो हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, जरा हम अच्छे से रिकॉल करें, बड़े अच्छे से इसको रिवाइज करें, तो ये समझ में आएगा कि सर विद रिस्पेक्ट टू JEE एंड विद रिस्पेक्ट टू NEET 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद हमने बड़ा अच्छा चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट किया जो हमारे सारे बेसिक्स क्लियर करता है। उस चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा, और ऐसे वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर को शुरू करते वक्त हमने सबसे पहले हेडिंग दी व्हाट इज स्केलर्स एंड व्हाट इज वेक्टर्स। हमने बताया कि स्केलर्स मतलब वो होते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, वहां हमने एग्जाम्पल भी दिया, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी,
इन दोनों का बड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देने के अलावा कुछ एग्जाम्पल और भी दिए थे जिनका एक्सप्लेनेशन अब तक नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे हम आपको ये समझाते रहेंगे। तो वर्क के बारे में हमने बोला, वर्क इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने रखे गए। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, वो सारे एग्जाम्पल जैसे जैसे हम आपको फिजिकल क्वांटिटी सिखाते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे वो स्केलर क्वांटिटी होते हैं। आगे बढ़े थे हम और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया। हमने बताया कि वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिन्हें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड भी होता है, जिनको डायरेक्शन भी होता है, उन्हें कहा जाता है कि वो वेक्टर क्वांटिटीज है। जिसकी एग्जाम्पल हमने सबसे पहला एग्जाम्पल दिया डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, है ना, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं वेक्टर क्वांटिटी के। इसके अलावा भी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जो हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमें समझ में आते रहेगा हम सीखते रहेंगे। फिर हमने बोला कि हमें वेक्टर का अलजेब्रा सीखना है। वेक्टर का अलजेब्रा क्या होता है? वेक्टर के अलजेब्रा में वेक्टर की एडिशन, वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर्स की डिटेल्स हमें यहाँ पर सीखनी है। तो हमने वेक्टर एडिशन वाला पॉइंट सबसे पहले शुरू किया और वेक्टर एडिशन शुरू करते वक्त हमने सबसे पहले ऐसे कहा कि किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी को हम कंसिडर कर लेते हैं। हमने कंसिडर किया फोर्स को। जब हमें JEE NEET में क्वेश्चंस आएंगे तब हम फोर्स के बारे में बड़ा डिटेल में ये सब चीजें सीखेंगे। तो हमने बात की कहीं तो भी वेक्टर एडिशन के ऐसे वेक्टर्स जहां पे फोर्सेस एक दूसरे को पैरेलल होती हैं। तो फोर्सेस अगर पैरेलल होंगे तो हम उन्हें बोलते हैं कि हम अगर वो एक ही डायरेक्शन में तो हम उन्हें डायरेक्टली ऐड करेंगे और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर हमने कहा कि कभी कभी ऐसे भी होगा कि फोर्सेस एक दूसरे को पैरेलल नहीं होंगे, तब हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जिसके 3 रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। जो पहला रूल था वो था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर हमने सीखा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और उसके बाद हमने आपको बताया पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर हम ऐसे जाके ऐसे जाएंगे या हम डायरेक्ट चले जाएंगे एक ही बात होती है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स R is nothing but equal to F1 plus F2। दूसरी बात पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने बोला कि हम ऐसे जाके ऐसे जाएंगे, मतलब दो फोर्सेस अगर ऐसे होंगे तो उन दोनों का रिजल्टेंट हमें इसको पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किया और उसका रिजल्टेंट हमको ऐसे मिलता है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। जैसे कोई ट्रक हमसे मूव नहीं हो रहा तो 10-15 लोग मिलकर ट्रक को मूव करते हैं। तो ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत सारे फोर्सेस को ऐड करके रिजल्टेंट फोर्स देता है। तो होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और अगले लेक्चर में और डिटेल में हम इन सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और अलजेब्रा को सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बचाओ एजुटेक के इस ऐप को, इन वीडियोस को आप जरूर लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही हमारे साथ बने रहो। बचाओ एजुटेक आपके JEE और NEET की केयर इसी तरह करता रहेगा। तो स्टडी वेल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।